लास्ट लेक्चर पर हम लोग काफ़ी दिन पहले, लगता तो है लास्ट लेक्चर परसों ही हुआ था, ऐसा है नहीं, बहुत पहले हुआ था लास्ट लेक्चर, लेकिन हम लोग बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था कि आखिर सर्कुलेशन की नीड क्यों रहती है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। उसके बाद हम लोगों ने ब्लड पढ़ना स्टार्ट किया था, तो ब्लड के पहले कुछ जनरल कैरेक्टर पढ़े थे। उसके बाद फिर ब्लड में सबसे पहले हम लोगों ने प्लाज्मा पढ़ा था, प्लाज्मा डिटेल कंप्लीट कर लिया था। फिर हम लोगों ने फॉर्म्ड एलिमेंट पढ़ा, जनरल बातें पहले पढ़ी, और उसके बाद फिर आरबीसी अलग, डब्ल्यूबीसी अलग और प्लेटलेट अलग अलग पढ़ा था। तो आरबीसी के सवाल थे, फिर डब्ल्यूबीसी के सवाल थे और उसके बाद प्लेटलेट। फिर लास्ट हेडिंग जो हम लोगों ने डिस्कस की थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ब्लड ग्रुप, और उसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट था वो हम लोगों ने समझ लिया था। इसमें एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है और आरएच ग्रुप सिस्टम है। तो एबीओ ग्रुप वाला भी हम लोगों ने समझ लिया था कि ए ब्लड ग्रुप या बी ब्लड ग्रुप या ए बी ब्लड ग्रुप या ओ ब्लड ग्रुप कब होता है, कैसे होता है, उसमें कौन एंटीजन होता है, कौन एंटीबॉडी होता है, कौन किसको दे सकता है, कौन किसको नहीं दे सकता है। ये सब जनरल बातें हम लोगों ने एबीओ ब्लड ग्रुप में कंप्लीट कर ली थी। फिर हम लोगों ने आरएच ग्रुपिंग भी पढ़ा था, जिसमें ये बताया गया था कि कुछ लोगों के पास आरएच एंटीजन होता है और कुछ लोगों के पास आरएच एंटीजन नहीं होता है। होता है उसको आरएच पॉजिटिव कहते हैं और नहीं होता उसको आरएच निगेटिव कहते हैं। और उसमें ये भी हम लोगों ने देखा था कि पॉजिटिव वाले का ब्लड पॉजिटिव को दे सकते हैं, निगेटिव वाले का ब्लड निगेटिव को दे सकते हैं। ठीक है, निगेटिव वाले का ब्लड पॉजिटिव वाले को भी दे सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव वाले का ब्लड निगेटिव वाले को नहीं दे सकते हैं। अगर दे देंगे तो क्या होगा, तो एंटीबॉडी बन जाएंगे और फिर क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी हो जाएगी। ये एक हम लोगों ने जनरल बात पढ़ी थी। इसी से जुड़ी एक बीमारी है जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, समस्या है। तो आप हेडिंग डालोगे ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस, ये आरएच ग्रुपिंग से जुड़ी एक समस्या है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस, ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए। ठीक, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस। क्या मतलब है ये देख लीजिए। अभी कुछ लिखेंगे नहीं, सुनेंगे ध्यान से। पहला सवाल यह है कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस आखिर है क्या। तो कहोगे ये एक स्पेशल केस है। केस का मतलब समस्या है। ये केस है आरएच इनकम्पैटिबिलिटी का। आरएच इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है कि यदि पॉजिटिव वाला ब्लड निगेटिव वाले में मिलेगा तो निगेटिव में एंटीबॉडी बनती है। ऐसा ही कुछ केस है। ऐसे किसी केस को जिसमें आरएच पॉजिटिव ब्लड आरएच निगेटिव में मिल करके एंटीबॉडी बन जाए और उससे कुछ और समस्या पैदा हो जाए, उसी को आरएच इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। तो ये वास्तव में एक केस है किसका, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी का, जिसमें कोई पॉजिटिव होगा और कोई निगेटिव होगा। तो होता क्या है कि जो मदर होती है, प्रेग्नेंट मदर, वो होती है आरएच निगेटिव और उसके अंदर जो फीटस होता है वो होता है आरएच पॉजिटिव। तो ये वास्तव में एक स्पेशल केस है जिसमें मदर क्या होती है, आरएच निगेटिव होती है और फीटस क्या होता है, आरएच पॉजिटिव होता है। तब ऐसी समस्या उत्पन्न होती है। एक और बात, इस केस में फादर भी तो होगा फीटस का, तो जो फादर है वो आरएच पॉजिटिव होता है। एनसीईआरटी में फादर का दिया नहीं है, फिर भी अगर क्वेश्चन पूछेगा इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस किस केस में होती है, तो कहोगे जब
प्रेग्नेंट वोमेन मतलब मदर RH नेगेटिव हो, उसके अंदर जो फीटस है वो RH पॉजिटिव हो, और फादर क्या हो, वो भी RH पॉजिटिव हो, तो ये समस्या पैदा हो जाती है। तो 2 लाइन जरा लिख लीजिए। ये केस है RH इनकम्पैटिबिलिटी का। किसका केस है? RH इनकम्पैटिबिलिटी। और ये RH इनकम्पैटिबिलिटी कब देखने को मिलती है? जब प्रेग्नेंट वोमेन या मदर भी तो कह सकते हैं इसको, इसके अलावा फीटस, इसके अलावा फादर, 3 इंफॉर्मेशन आपसे पूछ सकता है। प्रेग्नेंट वोमेन या मदर क्या होगी? RH निगेटिव होगी। फीटस क्या होगा? RH पॉजिटिव। और ऐसा तभी संभव है जब फादर भी क्या होगा? RH पॉजिटिव। वैसे मेन यही 2 लोग हैं में इस इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस कंडीशन के लिए जिम्मेदार। हकीकत में ये 2 लोग हैं। क्या? प्रेग्नेंट वुमेन RH नेगेटिव और फीटस क्या? RH पॉजिटिव। अब हमको ये समझना है कि भाई अगर ऐसी बात हो गई है कि फीटस RH पॉजिटिव है, मदर RH नेगेटिव है, तो क्या समस्या हो जाती है? वो समस्या तो पता होनी चाहिए ना। तो लिख लो तो समस्या समझाएं। तो एक क्वेश्चन याद रखेंगे, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस क्या है? तो कहोगे ये RH इनकम्पैटिबिलिटी का केस है, जिसमें प्रेग्नेंट वोमेन RH नेगेटिव ब्लड की होती है और उसके अंदर जो फीटस है वो RH पॉजिटिव का होता है। और ये तभी संभव है जब फादर क्या हो? RH पॉजिटिव। अच्छा, अगर फादर निगेटिव होता और ये तो निगेटिव है ही, तो बच्चा भी क्या होता? निगेटिव होता, बात ही खत्म, फिर समस्या ना आती। तो ये कॉम्बिनेशन है। अब क्या हो जाता है ये हमको पता होना चाहिए। देखें, अब लिखिएगा नहीं, देखिएगा केवल। जैसे मान लेते हैं कि ये फीटस है जो कि RH पॉजिटिव है, और मान लेते हैं कि ये मदर है जो कि RH निगेटिव है। लिख भी लेते हैं, ये मदर है। अभी लिखिएगा नहीं बेटा, लिखने का टाइम देंगे। और ये फीटस है। मदर RH पॉजिटिव है, फीटस RH निगेटिव है। मदर और फीटस के बीच एक कनेक्शन भी होता है। इस कनेक्शन को प्लेसेंटा कहते हैं, जिससे मदर किससे जुड़ी रहती है? फीटस से जुड़ी रहती है। ये स्ट्रक्चर प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा को फीटस से जोड़ने का जो स्ट्रक्चर होता है, इसका नाम अम्बिलाइकल कॉर्ड होता है। तो एक जनरल बात है कि भाई सिंबॉलिक हमने बना लिया है कि मान लेते ये मदर की बॉडी है, ये फीटस की बॉडी है। मदर की बॉडी और फीटस की बॉडी आपस में लिंक होते हैं किसके द्वारा? प्लेसेंटा। और एक स्ट्रक्चर और होता है जो प्लेसेंटा को किससे जोड़ता है? फीटस से जोड़ता है। एक जनरल बात है। मान लेते हैं कि प्रेगनेंसी चल रही है, तो याद रखिएगा प्रेगनेंसी के दौरान फीटस और मदर का ब्लड कभी मिक्स नहीं होता। क्यों? दोनों ब्लड के बीच प्लेसेंटा होता है और प्लेसेंटा बैरियर का काम करता है। जैसे मान लेते हैं ये अम्बिलाइकल कार्ड है, ये प्लेसेंटा है, ऐसे ऐसे चिपका हुआ है। इधर मदर का हिस्सा, इधर फीटस का हिस्सा है। तो मदर और फीटस के बीच बैरियर का काम कौन कर रहा है? प्लेसेंटा। इसी नाते मदर का ब्लड अलग रहता है, फीटस का ब्लड अलग रहता है, कभी मिलते नहीं हैं। तो पहली बात ये याद रखिएगा कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मदर और फीटस ब्लड कभी मिक्स नहीं होते हैं, क्योंकि दोनों ब्लड के बीच में क्या होता है? प्लेसेंटा होता। बात खत्म। समय बीत रहा है, प्रेगनेंसी 1 महीने की हो गई, फिर 2 महीने की हो गई, 4 महीने की हो गई,
6 महीने की हो गई, 8 महीने की हो गई और 9 महीने की हो गई। 9 महीने की जब प्रेगनेंसी हो जाएगी उसके बाद चाइल्ड बर्थ होगा। तो जब चाइल्ड बर्थ होगा तब देखो क्या होगा, चाइल्ड बर्थ के दौरान ये प्लेसेंटा रप्चर करेगा, ऐसे टूटेगा। तो जब प्लेसेंटा टूटेगा, ये रप्चर करेगा, तो हो सकता है कि फीटस का RH पॉजिटिव ब्लड कहाँ चला जाए, मदर के RH निगेटिव। तो ये हो सकता है कि ये ब्लड यहां चला जाए। अब अगर आप सोचो कि अगर RH पॉजिटिव ब्लड मदर के RH निगेटिव में चला गया तो होगा क्या। मैंने आपको बताया है कि जो निगेटिव वाला है वो एंटीबॉडी बनाएगा। फिर से सुन लीजिए आराम से। पहली प्रेगनेंसी है, ये फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात हो रही है, फर्स्ट चाइल्ड। फर्स्ट चाइल्ड की बात हो रही है, मदर है, चाइल्ड या फीटस है, सब कुछ सही चल रहा, कोई समस्या नहीं है, सारे महीने गुजर गए, ठीक है। एक समय आया जब चाइल्ड बर्थ का टाइम हुआ, चाइल्ड बर्थ हुआ तो उस दौरान प्लेसेंटा क्या करेगा, रप्चर करेगा या डिटैच करेगा। तो कुछ ना कुछ हो सकता है कि फीटस का RH पॉजिटिव ब्लड किस में चला जाए, मदर के RH निगेटिव में चला जाए। हो सकता ना भी जाए लेकिन जाने की संभावना है। तो होगा क्या, मदर प्रोड्यूस करेगी क्या, एंटीबॉडी अगेंस्ट RH एंटीजन, और इन एंटीबॉडी को कहते हैं RH एंटीबॉडी। अब ये बताओ मदर की बॉडी में क्या बनेगी, RH एंटीबॉडी बनेगी। लेकिन ये मदर की RH एंटीबॉडी इस फीटस का कुछ नुकसान नहीं कर पाएंगे। क्यों, जब तक मदर की बॉडी में ये RH एंटीबॉडी बनेगी, उनका लेवल बढ़ेगा, तब तक इसका जन्म भी तो हो जाएगा। तो मदर और फीटस दोनों बॉडी अलग हो जाएंगी। अब जब बॉडी ही अलग हो गई तो क्या एंटीबॉडी दौड़ा के थोड़े फीटस को मार देंगे। तो होगा क्या, एंटीबॉडी तो बन गई लेकिन फर्स्ट चाइल्ड क्या हो जाएगा, नॉर्मल, इसको कोई समस्या नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इसने एंटीजन दिया था, यहाँ एंटीबॉडी बनी थी, लेकिन वो एंटीबॉडी इस बच्चे को मार नहीं पाएंगे। क्यों, मदर और फीटस दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, तो बात ही खत्म। चलिए ठीक है, पहले बच्चे का जन्म हो गया, घर में सब लोग खुश हैं, ना बच्चे को कोई दिक्कत है ना माँ को कोई दिक्कत है, बात खत्म हो गई। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, 1 साल का हो रहा है, 2 साल का हो रहा है, 3 साल का हो रहा है। इसी बीच में 2-3 साल बाद मान लेते हैं फिर से प्रेगनेंसी हो गई। तो अगर फिर से प्रेगनेंसी हो गई तो क्या होगा, अब ये सेकेंड चाइल्ड होगा। अब इस सेकेंड चाइल्ड की कहानी देखिए भाई, सेकेंड चाइल्ड होगा तो मदर तो वही है, मदर तो वही है और फादर भी वही होगा। तो हो सकता है सेकेंड चाइल्ड भी क्या हो जाए, RH पॉजिटिव हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, सेकेंड चाइल्ड यदि RH पॉजिटिव है तो अब समस्या पैदा होने वाली। क्या देखो, ये जो RH एंटीबॉडी हैं जो कहाँ हैं, ये RH एंटीबॉडी मदर के ब्लड में है, ये प्लेसेंटा को पार करके यहां चली आएंगे। मदर के ब्लड से प्लेसेंटा को पार करते हुए अम्बिलाइकल कार्ड से कहां पहुंच जाएंगे, फीटस में। और सेकेंड चाइल्ड है क्या, RH पॉजिटिव, मतलब उसके पास एंटीजन है। बाहर से एंटीबॉडी आएगी, एंटीजन से रिएक्शन करेगी, और एंटीजन एंटीबॉडी जब रिएक्शन होगा तो फीटस की RBC टूटने नहीं लगेंगी। इसी फीटस की RBC के टूटने को कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस। इसका नाम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस क्यों पड़ा, इरिथ्रो का मतलब RBC और ब्लास्टोसिस का मतलब ब्लास्ट हो जाना, टूट जाना, और फिटाइलिस का मतलब फीटस। तो क्या हुआ, माँ की एंटीबॉडी आई और सेकेंड चाइल्ड में क्या हुआ, RBC की क्लंपिंग, या क्लंपिंग, या क्या हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया। और इसी बीमारी के नाते इसका नाम कहते हैं
क्या कहते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरी प्रेगनेंसी में चूंकि बच्चा RH पॉजिटिव था, दूसरी प्रेगनेंसी के दौरान माँ के ब्लड से एंटीबॉडी प्लेसेंटा को पार करके बच्चे में पहुंच के बच्चे की RBC से रिएक्शन करके और RBC क्या हो गई, टूट गई, बात खत्म। अब तो होगा क्या इस बच्चे का, अगर इसकी RBC टूट जाएंगी तो पहला ऑप्शन यह है कि हो सकता है इस बच्चे का माँ के यूट्रस में ही क्या हो जाए, डेथ हो जाए। तो हो सकता है कि इसके साथ ये कंडीशन जानलेवा है, फैटल टू फीटस, हो सकता है इससे क्या हो जाए, फीटस की डेथ ही हो जाए और उस बच्चे का जन्म ही ना हो। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन देखो, हो सकता है कि माँ के ब्लड से जो एंटीबॉडी आई हो उनकी संख्या बहुत कम हो, ज्यादा ना आई हो। तो अगर ज्यादा नहीं आई होंगी तो क्या फीटस की सारी RBC तोड़ पाएंगे, नहीं तोड़ पाएंगे। कुछ RBC टूट जाएंगी लेकिन कुछ बची रहेंगी। तो हो सकता है इसकी डेथ ना हो। तो अगर डेथ नहीं होगा तो इसका जन्म होगा। अब इस बच्चे का जब जन्म होगा, अगर इस बच्चे का जन्म होगा तो इस बच्चे के साथ समस्या देखो क्या क्या होगी। एक तो ये बताओ, इसकी RBC टूट चुकी है ना, तो खून ज्यादा होगा कि कम होगा, कम होगा। और खून कम को कहते क्या है, एनीमिया कहते हैं। तो हो सकता है कि ये बॉर्न हो विद एनीमिया, इस बच्चे का जन्म हो जिसमें खून की क्या हो, कमी हो। दूसरा सवाल, जब RBC टूटती है तो हीमोग्लोबिन भी टूटता है और हीमोग्लोबिन के टूटने से एक पिगमेंट बनता है बिलीरूबिन, अभी आगे बताएंगे। और बिलीरूबिन होता है पीले रंग का, येलो कलर का। तो बच्चे में पीला रंग बढ़ जाएगा तो बच्चा देखने में पीला पीला नजर आएगा, और जिसमें पीला रंग बढ़ जाता है उसको पीलिया कहते हैं। पीलिया को अंग्रेजी में जांडिस कहते हैं। तो बच्चे का जब जन्म होगा तो उसमें दो समस्याएं होंगी, एक तो खून की कमी होगी, एनीमिया, और दूसरा क्या होगा, क्या होगा, जांडिस होगा। तो दो ऑप्शन हमारे पास हैं, या तो इस बच्चे की डेथ ही हो जाएगी और इसका जन्म ही नहीं होगा, और या तो जन्म होगा तो कैसा होगा, एनीमिया होगी और जांडिस होगी। ठीक है, अब एनीमिया जांडिस है तो एनीमिया को ट्रीट करिए, जांडिस को ट्रीट करिए, बच्चा बच जाएगा। ठीक है, ये जनरल कहानी है। अब सवाल ये है कि फिर इस बच्चे को बचाया कैसे जाए। कोई ना कोई तो इलाज होना चाहिए। डॉक्टर बनने जा रहे हो तो इलाज तो आपको बताना ही पड़ेगा। तो एक ही इलाज है, अगर ऐसा हो जाए कि ये एंटीबॉडी जो मदर के ब्लड में बनी थी ये तोड़ दी जाए, एंटीबॉडी ना हो, तो क्या कुछ यहाँ आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो क्या बच्चे का RBC टूटेगा, नहीं टूटेगा। तो कैसे एंटीबॉडी गायब कर दोगे, तो ध्यान से सुनिएगा। इसका सिर्फ एक ट्रीटमेंट है कि मदर के ब्लड में बनने वाली जो RH एंटीबॉडी हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो क्या सेकेंड प्रेगनेंसी में RH एंटीबॉडी आएंगी, नहीं आएंगी। तो क्या बच्चे के RBC टूटेंगे, नहीं टूटेंगे। कोई समस्या होगी, नहीं होगी। या तो फिर क्या हल है, और कोई हल ही नहीं है भाई, फादर वही रहेगा, मदर वही रहेगी बस। हाँ, अगर मान लेते हैं सेकेंड प्रेगनेंसी में बच्चा RH नेगेटिव हो तो लिखो, कोई नहीं, सुनो केवल। अगर सेकेंड प्रेगनेंसी में बच्चा RH नेगेटिव हो तो तब तो कोई समस्या ही नहीं भाई। अगर RH नेगेटिव है, एंटीबॉडी आएंगी, यहाँ एंटीजन ही नहीं मिलेगा तो क्या रिएक्शन होगा, नहीं होगा। तो सेकेंड प्रेगनेंसी में यदि बच्चा RH नेगेटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर सेकेंड प्रेगनेंसी में बच्चा RH पॉजिटिव है तब फिर दिक्कत है। क्या दिक्कत है, तो मैंने आपको बताया, आएगा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, फीटस की RBC की क्लंपिंग होगी, फीटस की RBC टूट जाएंगी, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस होगा, उससे या तो उसकी जान चली जाएगी, और अगर बच गया तो क्या होगा, एनीमिया और जांडिस। इलाज क्या है, इलाज ये है कि मदर के ब्लड में जो RH एंटीबॉडी बनी है पहली प्रेगनेंसी के बाद, पहली बात ही तो बनी थी, जो मदर के ब्लड में RH एंटीबॉडी बनी है, अगर उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए,
तो अगली प्रेगनेंसी में समस्या नहीं आएगी। तो क्या देते हैं, तो एक देते हैं एंटी RH एंटीबॉडी, एंटी RH एंटीबॉडी का इंजेक्शन किसको दिया जाए, मदर को कि बच्चे को? ये मदर को दिया जाए। क्यों दिया जाए और कब दिया जाए? पहली प्रेगनेंसी के बाद दिया जाए कि दूसरी के बाद? पहली के बाद दिया जाए। तो ये किसको दिया जाएगा? गिवन टू मदर जस्ट आफ्टर फर्स्ट चाइल्ड बर्थ। और ये करेगा क्या? ये न्यूट्रलाइज कर देगा एंटीबॉडी प्रेजेंट इन मदर ब्लड। तो इलाज सिर्फ ये है कि मां के ब्लड में बनने वाली RH एंटीबॉडी को क्या कर दिया जाए, न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, और जिससे कि सेकेंड प्रेगनेंसी में कोई समस्या ना आए। इतनी कहानी है। हम फिर से सुना देते हैं, फिर आराम से लिखिएगा। ये मान लेते हैं कि ये मदर है, ये मान लेते हैं कि ये फीटस है। मदर क्या है? RH नेगेटिव, फीटस क्या है? RH पॉजिटिव, और पहली प्रेगनेंसी चल रही है। प्रेगनेंसी के दौरान मदर और फीटस का ब्लड कभी मिक्स नहीं होता है। क्यों? दोनों के बीच क्या पाया जाता है? प्लेसेंटा पाया जाता है। जैसे जैसे समय बीतता है, 1 महीने की प्रेगनेंसी, 2 महीने की प्रेगनेंसी, 4 महीने की प्रेगनेंसी, 6 महीने की, 8 महीने की, फिर 9 महीने की, कभी ना कभी तो प्रेगनेंसी टर्मिनेट होगी। जब प्रेगनेंसी टर्मिनेट होगी तो प्लेसेंटा रप्चर होता है, टूटता है, और प्लेसेंटा के टूटने की वजह से क्या होगा? फीटस का जो RH पॉजिटिव ब्लड है वो कहाँ पहुंच जाएगा? मदर के RH निगेटिव में, केवल थोड़ा सा पहुंच जाएगा। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव ब्लड निगेटिव वाली मदर में पहुंचेगा, मदर क्या बनाने लगेगी? एंटीबॉडी बनाने लगेगी, और इस एंटीबॉडी का नाम RH एंटीबॉडी होगा। मदर की ये RH एंटीबॉडी मदर के ब्लड में पड़ी हैं, लेकिन इस बच्चे का ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक मदर की बॉडी में एंटीबॉडी बनेंगी तब तक ये बच्चा मदर की बॉडी के अलग हो जाएगा। अब जब मदर की बॉडी से अलग हो जाएगा तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो इस नाते पहले बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, इसका सामान्य जन्म होगा, ये पूरा जीवन अपना जिएगा, बात खत्म। लेकिन एक काम इसने किया है, माँ के ब्लड में क्या बनवा दिया? RH एंटीबॉडी बनवा दिया। समय बीतेगा, 1 साल बीतेगा, 2 साल बीतेगा, 3 साल बीतेगा, अगली जब प्रेगनेंसी होगी, सेकेंड चाइल्ड या सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी कह सकते हो, अगर सेकेंड चाइल्ड भी फिर से क्या हुआ? RH पॉजिटिव हुआ, तब समस्या आने वाली। क्या? मदर के ब्लड में पहले से मौजूद क्या? RH एंटीबॉडी प्लेसेंटा पार करके कहाँ आ जाएंगे? RH पॉजिटिव फीटस में। अब फीटस के अंदर जैसे एंटीबॉडी पहुंचेंगी, फीटस की RBC पर RH एंटीजन है ना, उससे रिएक्शन होगा एंटीजन एंटीबॉडी, और इसकी RBC टूटने लगेंगी। फीटस की RBC टूटेंगी, इसी को कहेंगे क्या? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस। क्या कहेंगे? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस। अब इसका असर देखो क्या है। हो सकता है ये इतनी खतरनाक हो, फीटस की सारी RBC टूट जाए, तो ये हो सकता है जानलेवा हो, फीटस की डेथ ही हो जाए, बात ही खत्म, इसका जन्म ही ना हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि माँ से एंटीबॉडी कम आई हो। अगर माँ से एंटीबॉडी कम आई होंगी तो फीटस की सारी RBC नहीं टूटेंगी, और सारी नहीं टूटेंगी तो फीटस बच भी सकता है। लेकिन जब बचेगा तो उसमें क्या होगा? खून की कमी, एनीमिया, और क्या होगा? जॉन्डिस। इलाज क्या है? तो पहला इलाज है कि फीटस RH पॉजिटिव ना हो। अगर दूसरी प्रेगनेंसी में फीटस RH नेगेटिव हो, समस्या ही खत्म, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लेते हैं फीटस RH पॉजिटिव फिर हो सकता है, तो फिर क्या इलाज है? तो इलाज सिर्फ ये है कि पहली प्रेगनेंसी के अंत में जो RH एंटीबॉडी बनी थी, पहली प्रेगनेंसी के अंत में जो RH एंटीबॉडी बनी थी, उनको क्या कर दिया जाए? न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। अब उनको न्यूट्रलाइज कैसे करोगे? तो एक इंजेक्शन दोगे। कौन सा?
ये RH एंटीबॉडी के अगेंस्ट है, तो क्या कहोगे? एंटी RH एंटीबॉडी इंजेक्शन। और किसको दोगे? मदर को दोगे। कब दोगे? पहले चाइल्ड बर्थ के तुरंत बाद। गिवन टू द मदर जस्ट आफ्टर फर्स्ट चाइल्ड बर्थ। और क्यों दिया गया है? पर्पज ये है कि ये न्यूट्रलाइज कर देगा उन एंटीबॉडी को जो कहां प्रेजेंट हैं? मदर के ब्लड में। तो ये लिख लीजिए, इसके बाद 2-4 पॉइंट और लिखना है, इतना लिखो पहले। ठीक है, बढ़े बेटा। तो 4-5 पॉइंट ये है कि पहला सवाल है कि प्रेगनेंसी के दौरान मदर और फीटस का ब्लड कभी मिक्स नहीं होता है, क्योंकि बीच में क्या होता है? प्लेसेंटा एज ए बैरियर होता है। फिर जब फर्स्ट चाइल्ड बर्थ होती है तो कुछ पॉजिटिव फीटस का ब्लड कहाँ चला जाता है? नेगेटिव मदर में जाता है, वहाँ एंटीबॉडी बनने लगती हैं। सेकेंड प्रेगनेंसी अगर RH पॉजिटिव अगेन है और वहाँ से मदर से एंटीबॉडी आई तो क्लम्पिंग ऑफ डिस्टिंक्शन हो जाएगा RBC का, फीटस का। ये तीसरा पॉइंट। और इलाज क्या है? एंटी-RH एंटीबॉडी किसको देना है? मदर को देना। और कब देना है? फर्स्ट चाइल्ड बर्थ के तुरंत बाद देना है। लिख लीजिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर एंड फीटस ब्लड नेवर मिक्स्ड एंड separated by placenta। मिक्स नहीं होते हैं और प्लेसेंटा के द्वारा क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। पहला सवाल। दूसरा, एट टाइम ऑफ फर्स्ट चाइल्ड बर्थ, और जो कि क्या था? ये RH पॉजिटिव था। क्या होता है? RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ फीटस रीच टू RH नेगेटिव ब्लड ऑफ मदर। ठीक है, ये हो जाता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये होता है, मदर प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट RH एंटीजन ऑफ फीटस। RH एंटीजन ऑफ फीटस के अगेंस्ट क्या बन जाएंगे? एंटीबॉडी बनने लगेंगे। सेकेंड प्रेगनेंसी या सब्सीक्वेंट प्रेगनेंसी या सेकेंड प्रेगनेंसी, इसमें भी क्या है? फीटस RH पॉजिटिव है, तब क्या होगा? इस दौरान मदर के ब्लड में जो RH एंटीबॉडी हैं
वो पहुंच जाएंगी, वो क्रॉस करेंगी, किसको क्रॉस कर जाएंगे? प्लेसेंटा को। और कहां पहुंच जाएंगी? RH पॉजिटिव फीटस एंड रीच टू RH पॉजिटिव फीटस। रिजल्ट क्या होगा? तो रिजल्ट आपको पता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ फीटल आरबीसी। फीटल आरबीसी टूटने लगेंगी और इसी कहानी को हम कहेंगे क्या? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस। उसके बाद दो ऑप्शन है, मैंने वो पीछे लिख ही रखा है कि या तो उसकी जान चली जाएगी, और अगर जान बच भी गई मान लो, तो फिर क्या होगा? एनीमिया और जॉन्डिस। क्या ट्रीटमेंट है? तो ट्रीटमेंट ये है एंटी RH एंटीबॉडी इंजेक्शन गिवन टू मदर। कब? जस्ट आफ्टर फर्स्ट चाइल्ड बर्थ। देखें, यहां से शुरू है। ए स्पेशल केस ऑफ, अब अंडरलाइन कर लें, RH इनकम्पैटिबिलिटी, या इसी कहते क्या है? मिस मैचिंग कहते हैं। हैज बीन ऑब्जर्व्ड बिटवीन, ये अंडरलाइन करो, RH निगेटिव किसका? प्रेग्नेंट वुमेन या मदर का, और RH पॉजिटिव किसका? फीटस का। ठीक है, हाँ, साथ में अगर फादर का पूछे तो बता सकते हो फादर RH पॉजिटिव। RH एंटीजन ऑफ फीटस नहीं एक्सपोज होता है, किसको? RH निगेटिव ब्लड ऑफ मदर। कब? इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी। क्यों? तो देखो क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों ब्लड क्या रहते हैं? सेपरेट रहते हैं। किसके द्वारा? प्लेसेंटा। मतलब प्रेगनेंसी के दौरान RH एंटीजन मदर में नहीं जाएगा, लेकिन ड्यूरिंग द डिलीवरी, डिलीवरी कहो चाहे चाइल्ड बर्थ कहो, ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, ये संभावना है कि एक्सपोजर हो जाए मदर के ब्लड का, मतलब उसमें पहुंच जाए क्या? स्मॉल अमाउंट ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम फीटस। इसकी संभावना है कि मदर के ब्लड में RH पॉजिटिव ब्लड जो फीटस का है वो थोड़ा सा पहुंच जाए। ऐसे केस में जो मदर है वो क्या करेगी? प्रिपेयर करेगी एंटीबॉडी अगेंस्ट क्या? RH एंटीजन इन हर ब्लड। लेकिन पहले बच्चे का जन्म हो जाएगा, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। इन केस ऑफ सब्सीक्वेंट प्रेगनेंसी, मतलब अगली जो प्रेगनेंसी होगी, दूसरी तीसरी जो भी कह सकते हो, RH एंटीबॉडी जो कहाँ बनी है? मदर। और मदर है क्या? RH निगेटिव। ये लीक करके कहाँ पहुंच जाएंगे? ब्लड ऑफ फीटस। और फीटस क्या है? RH पॉजिटिव। वहां डिस्ट्रॉय कर देंगे किसको? फीटल की RBC को। ये जानलेवा होगा। फैटल मतलब जानलेवा। किसके लिए? तो या तो उसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी, या हो सकता है कि बच्चे का जन्म हो तो उसमें क्या हो? एनीमिया और क्या हो? जॉन्डिस। इसी पूरी कहानी को क्या कहते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस। इसको कैसे अवॉइड कर सकते हो? मतलब क्या ट्रीटमेंट है?
तो इंजेक्शन या एडमिनिस्ट्रेट करोगे कौन सी चीज, एंटी-आरएच एंटीबॉडी, और किसको दोगे, मदर को दोगे। और कब दोगे, इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी ऑफ, याद रखना बेटा फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी के बाद देंगे। और अगर नहीं दिया गया तो उसके ब्लड में एंटीबॉडी बहुत ज्यादा बन जाएंगे, फिर सेकेंड बच्चा बचाना मुश्किल हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, हेडिंग डालिए कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, या इसी को ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। अभी लिखिएगा नहीं, सुनिएगा। जैसे मान लेते हैं कि किसी आदमी को चोट लग जाए या उसको कोई कट लग जाए तो क्या होने लगता है, तो भाई जैसे चोट लगेगी वैसे वहां से उस जगह से जहां चोट लगी होगी उस जगह से ब्लड का लॉस होने लगेगा, ब्लीडिंग होने लगेगी। तो क्या ब्लीडिंग लगातार होती रहेगी, लगातार नहीं होगी। थोड़ी देर बाद देखोगे कि ब्लड लॉस बंद हो गया है। अब ब्लड लॉस क्यों बंद हो जाता है, तो आप देखोगे कि जिस जगह से खून बह रहा था उसी जगह एक खून का थक्का बन जाता है, जिसको ब्लड क्लॉट कहते हैं। और ब्लड क्लॉट बन जाएगा उसके बाद ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। तो ऐसी कोई भी मैकेनिज्म जो ब्लड लॉस को रोके और ब्लड क्लॉट को बनाए, उसी को कहते क्या है, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, या इसी कहते क्या है, ब्लड क्लॉटिंग। और इसका पर्पज क्या है, इसका क्या पर्पज है, क्यों आखिर खून जम जाता है वहां पर। तो पर्पज एक ही है कि भाई अगर खून वहां नहीं जमेगा तो जो ब्लड लॉस हो रहा वो कंटिन्यू होता रहेगा, और ज्यादा खून बहने से हो सकता है आदमी की जान चली जाए, तो एक्सेसिव ब्लड लॉस। तो इसका मेन पर्पज ये है कि एक्सेस ब्लड लॉस ना हो। तो काम की बात मैंने क्या बताई कि जब कभी कोई चोट या कट हो जाता है तो पहले ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, थोड़ी देर बाद ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है या ब्लड लॉस बंद हो जाता है, क्योंकि उसी जगह पर ब्लड क्लॉट बन जाता है। ब्लड क्लॉट बनने की जो प्रोसेस है उसका नाम कोआगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग है, और ये पर्पज इसका है कि एक्सेस ब्लड लॉस ना होने पाए। एक काम की बात। दूसरा सवाल ये है कि कैसे हो जाता है। तो हम लोग जब प्लाज्मा पढ़ रहे थे तो पढ़े थे कि हम लोगों के ब्लड में या प्लाज्मा में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं। बस वो कैसे होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। तो जब चोट लगती है तब वो एक्टिव हो जाते हैं। कैसे एक्टिव होते हैं अभी हम बताएंगे, ठीक है। वो इनएक्टिव फैक्टर होते हैं, फैक्टर एक्टिव हो जाते हैं, खून जम जाता है उसी जगह पर, और ब्लड लॉस क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अभी हमने ये आपको नहीं बताया है कि आखिर ब्लड क्लॉट बनता कैसे है, हमने आपको ये बताया कि आखिर क्यों बनता है। बेसिक बात समझ में आई क्या हुआ। तो हिंदी में बात यह है कि चोट लगी, खून बहने लगा, थोड़ी देर बाद खून बहना बंद हो गया। क्यों, उसी जगह में खून का थक्का बन गया, ब्लड क्लॉट बन गया। कैसे बना, क्या हुआ, उसकी पूरी मैकेनिज्म अभी हम डिटेल में बताएंगे। लेकिन असली कहानी है उसके पीछे है क्या, तो उसके पीछे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो कहाँ पाए जाते हैं, हमारे प्लाज्मा में पाए जाते हैं। कैसे, एक्टिव कि इनएक्टिव, इनएक्टिव होते हैं। फिर वो कैसे भी एक्टिव होते होंगे, ब्लड क्लॉटिंग होती होगी, वो भी समझेंगे। तो दो लाइनें जरा लिख लो पहले। तो जब इंजरी या कट होता है तो क्या होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, खून बहने लगता है। क्या लगातार बहता रहेगा, नहीं। आफ्टर सम टाइम
ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है और ब्लड लॉस बंद हो जाता है। प्रिवेंट ब्लड लॉस। कैसे? तो हो क्या जाता है, आखिर क्या हो जाता है? तो कहोगे जो ब्लड है वो एग्जिबिट करेगा phenomena of कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। क्या करेगा? कोआगुलेशन ऑफ ब्लड करेगा। रिजल्ट क्या होगा? ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होगा और उससे प्रिवेंट हो जाएगा एक्सेस ब्लड लॉस। तो घुमा फिरा करके ये है कि खून का ज्यादा नुकसान ना हो, इस नाते क्या हो जाएगी? कोआगुलेशन ऑफ ब्लड होगा। अब कैसे होगा वो भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। अगर हम कोआगुलेशन ऑफ ब्लड की बात करें तो इसमें क्या होगा? इन्वॉल्व ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, जो कि कहां प्रेजेंट होंगे? प्रेजेंट इन प्लाज्मा। और किस फॉर्म में? एज इनएक्टिव फैक्टर। फिर वो कैसे एक्टिव होंगे वो भी आगे हम लोग देखेंगे। कितने ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं? तो 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, लेकिन 13 के नाम आपको नहीं याद रखने हैं। कम से कम 4 नाम आप याद रखोगे। पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर और चौथा। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की अगर बात करें तो टोटल कितने होते हैं? 13 फैक्टर होते हैं। 13 के नाम जानना नहीं, हमको पता है, लेकिन कोई पर्पज नहीं, पूछे नहीं जाते हैं। कम से कम 4 याद रखोगे। पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर और चौथा फैक्टर। ठीक है। अगर हम पहले फैक्टर की बात करें तो ये फाइब्रिनोजेन होता है, प्रोथ्राम्बिन होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है और कैल्शियम आयन होता है। ठीक है, 4। तो कौन सा एलिमेंट है या आयन है जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी है? तो आंसर क्या देंगे? कैल्शियम। हाँ 13 फैक्टर, लेकिन याद कितने रखने हैं? 4 याद रखिए कम से कम।
चलिए, देखिए क्या है। जैसे मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति को चोट लग गई, तो जब चोट लगती है तो दो चीजें होती हैं। जिस जगह चोट लगती है उस जगह टिश्यू डैमेज हो जाता है, जो यहाँ स्किन और अगल बगल का कनेक्टिव टिश्यू वो डैमेज होगा। और इसके साथ क्या होगा, इसके साथ कैपिलरी जो होंगी वो बहुत रफ हो जाएंगी, तो वहाँ पर प्लेटलेट टूटने लगती हैं। तो जिस जगह चोट होती है वहाँ दो घटनाएं होती हैं। एक तो टिश्यू क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, और दूसरा क्या डैमेज होती हैं, प्लेटलेट। जब टिश्यू डैमेज होता है तो निकलता है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, और जब प्लेटलेट डैमेज होती है तो निकलते हैं प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसी को फैक्टर थर्ड कहते हैं। ठीक, तो जैसे ही चोट निकली लगी वैसे हमारे ब्लड में दो चीजें आ जाती हैं। क्या, टिश्यू का थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्लेटलेट का थ्रोम्बोप्लास्टिन। और इन दोनों का एक ही काम है, इन दोनों का एक ही काम है कि किसी तरीके से थ्रोम्बोकाइनेज कॉम्प्लेक्स बनाओ। अब बनेगा कैसे, तो थ्रोम्बोकाइनेज कॉम्प्लेक्स बनने के लिए फैक्टर चाहिए। क्या क्या चाहिए, देखिए अभी लिखिएगा नहीं। इसको कैल्शियम चाहिए, इसके अलावा फिफ्थ फैक्टर, सेवेंथ फैक्टर और 10th फैक्टर चाहिए। कहने का मतलब है कि टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन ने कैल्शियम का मतलब चौथा, पांचवा, सातवां और 10वें की मदद से क्या किया, थ्रोम्बोकाइनेज कॉम्प्लेक्स, ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। इसी तरीके से इधर भी कैल्शियम लगा, 8वां फैक्टर, 9वां फैक्टर, 10वां फैक्टर, 11वां फैक्टर और 12वां फैक्टर। 8, 9, 10, 11, 12 का इस्तेमाल करके इन्होंने भी थ्रोम्बोकाइनेज बनाया। तो ये जो थ्रोम्बोकाइनेज बनता है यही सबसे काम की चीज है। थ्रोम्बोकाइनेज बनने के दौरान चेन लाइक रिएक्शन होती है, और जब कभी चेन लाइक रिएक्शन होती है तो उसको कैस्केड प्रोसेस कहते हैं। अभी एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, आपको लिखा मिलेगा कैस्केड। तो यहाँ लिंक्ड एंजाइम रिएक्शन होती है, और उसी लिंक्ड एंजाइम रिएक्शन का रिजल्ट होता है, क्या बनता है, थ्रोम्बोकाइनेज। एक बार थ्रोम्बोकाइनेज बन गया तो आगे सारे काम हो जाएंगे। अब बना कैसे, बस ये समझ लीजिए। क्या हुआ, चोट लगी, दो चीजें टूटी, टिश्यू टूटा, प्लेटलेट टूटा। दोनों जगह से क्या निकला, थ्रोम्बोप्लास्टिन। दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन ने अलग अलग फैक्टर की मदद से, इसने किसका लिया, 5 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर, और इसने किसकी मदद ली, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर और 11, 12। अंततः बन क्या गया, थ्रोम्बोकाइनेज। जैसे ही थ्रोम्बोकाइनेज हमारे ब्लड में बनेगा, हमारे ब्लड में पाया जाता है प्रोथ्राम्बिन। क्या पाया जाता है, प्रोथ्राम्बिन। आता कहां से है, ये आता है लिवर से। प्रोथ्राम्बिन लिवर में बनता है, और इसके लिए एक चीज चाहिए, कौन सी, विटामिन के चाहिए। तो लिवर में विटामिन के की मदद से बनता है प्रोथ्राम्बिन, और हमारे ब्लड में होता है। ठीक है, जैसे ही थ्रोम्बोकाइनेज बनेगा, प्रोथ्राम्बिन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, थ्राम्बिन। ये होता है इनएक्टिव, और ये क्या है, एक्टिव। इसमें भी क्या लगता है, कैल्शियम लगता है। जैसे ही थ्रोम्बिन एक्टिव बनेगा, ये एंजाइम है, ये फाइब्रिनोजेन जो हमारे ब्लड में पाई जाती है उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, फिब्रिन। और यहां भी क्या लगेगा, कैल्शियम लगेगा। तो देखिए हुआ क्या, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन आया, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन आया, थ्रोम्बोकाइनेज बना। थ्रोम्बोकाइनेज ने इनएक्टिव प्रोथ्राम्बिन को एक्टिव थ्राम्बिन में कन्वर्ट किया, उसने फाइब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट किया। अब फिब्रिन क्या होता है, तो फिब्रिन धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड होते हैं, ऐसे होते हैं। अब देखिए होगा क्या, मान लो यहाँ चोट लग गई है और इस जगह पर ये धागे ऐसे बंध जाएंगे,
फिब्रिन के जो धागे हैं वो ऐसे नेटवर्क बना लेंगे। तो पहले फिब्रिन बनेगा और उसके बाद क्या बनेगा, फिब्रिन का नेटवर्क बनेगा। आप सोचो, चोट लगी है और इधर से ब्लड बह रहा है ना, इधर से ब्लड बह रहा होगा, तो जब इस जाल से ब्लड बहेगा तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट इसमें फंसने नहीं लगेंगे। तो धीरे धीरे देखो क्या होगा, इसके अंदर यहाँ 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 आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट वगैरह फंस जाएंगे और धीरे धीरे ये पूरा जाल क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। नहीं हो जाएगा ब्लॉक, तो धीरे धीरे पूरा जाल ब्लॉक हो जाएगा और बन जाएगा क्या, ब्लड क्लॉट। तो सबसे पहले फिब्रिन बना, तो फिब्रिन का नेटवर्क बना, नेटवर्क में क्या फंस गए, डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट, आरबीसी होगी डब्ल्यूबीसी होगी प्लेटलेट सब फंसेंगे, तो रास्ता बंद नहीं होगा। धीरे धीरे क्या बन जाएगा, ब्लड क्लॉट बन जाएगा, जिसका दूसरा नाम क्या है, कोआगुलम। इसी को सॉफ्ट क्लॉट भी कहते हैं। थोड़ी देर बाद फैक्टर नंबर 13 काम करेगा और ये जो मुलायम क्लॉट है वो क्या हो जाएगा, हार्ड क्लॉट हो जाएगा। और जैसे जैसे क्लॉट हार्ड होगा वैसे वैसे वहां से क्या निकलना शुरू हो जाएगा, सीरम। आपको पता है सीरम क्या है, तो पहले से ही पता है सीरम क्या है, सीरम प्लाज्मा है विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर। कहानी क्लियर हो गई। सुन लेते पॉइंट कुछ बताइएगा हमको। पहला सवाल ये है, ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस कब शुरू होती है? तो कहोगे दो ऑप्शन, एक ऑप्शन है कि प्लेटलेट से क्या रिलीज हो, थ्रोम्बोप्लास्टिन, और दूसरा ऑप्शन टिश्यू से क्या रिलीज हो। अगर ये दोनों ना रिलीज हो तो क्या ब्लड क्लॉटिंग शुरू होगी? नहीं शुरू होगी। तो अच्छा सवाल है, ब्लड क्लॉटिंग स्टिमुलेटेड बाय या ब्लड क्लॉटिंग इनिशिएटेड बाय। तो आंसर दोगे फैक्टर रिलीज फ्रॉम, कहां से, डैमेज प्लेटलेट, या फैक्टर रिलीज फ्रॉम डैमेज टिश्यू। एक क्वेश्चन। दूसरा सवाल, थ्रोम्बोकाइनेज एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, कैसे बनता है, लिंक्ड एंजाइम रिएक्शन से बनता है, जिसको कैस्केड प्रोसेस कहते हैं। दूसरा सवाल। तीसरा, ये करता क्या है, ये प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। ये क्या करता है, फाइब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। एक बार फिब्रिन के धागे बन गए, फिब्रिन के धागे बन गए तो वो क्रिस क्रॉस ऐसे अटैच हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, नेटवर्क बन जाएगा। हमने कहा यहाँ नेटवर्क बन गया। अब नेटवर्क बनने के बाद उसमें क्या फंस जाएंगे, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, तो रास्ता बंद नहीं हो जाएगा, और रास्ता बंद हो जाएगा तो ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। शुरू शुरू में जो ब्लड क्लॉट बनेगा सॉफ्ट होगा, जिसको कहेंगे क्या, कोआगुलम। बाद में फैक्टर 13 काम करेगा और क्या हो जाएगा, हार्ड क्लॉट, और वहीं से क्या निकलना शुरू होगा, सीरम। एक सवाल और बता दीजिए, ब्लड क्लॉट या कोआगुलम किस चीज का बना होता है? ऑप्शन सुन लो, ब्लड क्लॉट किसका बना होता है? ऑप्शन प्रोथ्रोम्बिन का बना होता है, ऑप्शन थ्रोम्बिन का बना होता है, ऑप्शन फाइब्रिनोजन का बना होता है, ऑप्शन फिब्रिन का बना होता है। तो किसका बना होता है, फिब्रिन। अब फिब्रिन क्या है, प्रोटीन है कि फैट है कि कार्बोहाइड्रेट है? तो फिब्रिन प्रोटीन। तो ब्लड क्लॉट किसका बना होता है? तो कहोगे फिब्रिन प्रोटीन का बना होता है। हाँ, उसके साथ क्या होते हैं, डेड और डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? कौन सा एलिमेंट है जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत जरूरी है? तो आंसर क्या देंगे, कैल्शियम। तो 3-4 पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं, बाकी बात क्लियर हो गई है, सबके समझ में आ गई बात। चलो, कुछ बढ़ाया तो है नहीं बढ़ाया है, जो बढ़ाया बढ़ा लीजिए। लिखे हम पॉइंट्स, तो जरा पॉइंट लिख लीजिए। कोआगुलेशन ऑफ ब्लड स्टिमुलेटेड बाय या
इनिशिएटेड बाई, स्टिमुलेटेड बाई या इनिशिएटेड बाई, तो इसका आंसर क्या दोगे? इसका आंसर दोगे फैक्टर रिलीज फ्रॉम डैमेज प्लेटलेट या डैमेज टिश्यू। हाँ, अगर चूज करना पड़े तो प्लेटलेट लगाइएगा, नहीं तो फिर दोनों मिलेगा, दोनों लगा दीजिएगा। एंजाइम कॉम्प्लेक्स कौन सा? थ्रोम्बोकाइनेज फॉर्म बाय लिंक्ड एंजाइम चेन रिएक्शन, और जिसको कहते क्या है? कैस्केड प्रोसेस। एक बात। दूसरा, इनएक्टिव प्रोथ्राम्बिन कन्वर्ट इनटू एक्टिव थ्रोम्बिन। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एक्टिव थ्रोम्बिन बाई थ्रोम्बोकाइनेज। चौथा, फाइब्रिनोजेन कन्वर्ट इनटू फिब्रिन बाई एक्टिव एंजाइम कौन सा? थ्रोम्बिन। अगला, ब्लड क्लॉट या कोआगुलम मेड अप ऑफ फिब्रिन प्रोटीन नेटवर्क विद ट्रैप्ड फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, कैल्शियम Ca+2 नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग। दो सवाल ये हैं कि भाई चोट लग गई,
ब्लीडिंग होने लगी, थोड़ी देर बाद ब्लड क्लॉट कर गया। कैसे? उसकी मैकेनिज्म आपको पता ही है। सवाल यह है कि ब्लड वेसल के अंदर जब ब्लड था तब क्लॉट नहीं करता है, और जब बाहर निकलता है तो क्लॉट कर जाता है। क्यों? तो ब्लड वेसल के अंदर एक केमिकल पाया जाता है जिसका नाम है हिपैरिन, जो कि एंटी कोआगुलेंट होता है। ऐसा कोई भी केमिकल जो ब्लड क्लॉटिंग को रोके उसको एंटी कोआगुलेंट कहते हैं, और जो ब्लड कोआगुलेशन करवाए उसको प्रो कोआगुलेंट कहते हैं। तो हमारा ब्लड जब ब्लड वेसल के अंदर होता है तो क्लॉट नहीं करता है। क्यों? तो कहोगे एंटी कोआगुलेंट हिपैरिन। चलो बात समझ में आती, ठीक है। फिर एक काम करते हैं, ब्लड निकाल लेते हैं और ब्लड बैंक में रखते हैं। ब्लड निकाल के ब्लड बैंक में रखते हैं, तब तो ब्लड वेसल से बाहर आ गया है, लेकिन ब्लड बैंक में भी क्लॉट नहीं करता है। तो ब्लड बैंक में ब्लड क्लॉट नहीं करता है। क्यों? तो वहां भी कुछ कॉन्सेप्ट होगा, तो ध्यान सुनिए। वहां ब्लड में एक केमिकल मिलाया जाता है, ब्लड में एक केमिकल मिला देते हैं जिससे वो क्लॉट ना करे। उसको कहते हैं सोडियम ऑक्जिलेट। तो सोडियम ऑक्जिलेट हमारे ब्लड में मिला दिया जाता है और ये एंटी कोआगुलेंट होता है। इस नाते ब्लड बैंक में ब्लड क्लॉट नहीं करता है। तो आपके लेवल के दो सवाल आपको रट लेना है। हमारे ब्लड वेसल के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं करता है। क्यों? एंटी कोआगुलेंट हिपैरिन। और हमारे ब्लड बैंक में ब्लड क्लॉट नहीं करता है, एंटी कोआगुलेंट सोडियम ऑक्जिलेट। ये दो रट लेंगे। अच्छा, कौन सा एलिमेंट है जो क्लॉटिंग के लिए जरूरी है? कैल्शियम। कौन सी विटामिन है जो क्लॉटिंग के लिए जरूरी है? तो विटामिन के। तो दो लाइनें लिख लीजिए और जरा। विटामिन के नेसेसरी फॉर क्लॉटिंग। विटामिन के नेसेसरी फॉर क्लॉटिंग। बढ़े आगे बेटा। तो दो पॉइंट जरा लिख लो। आवर ब्लड नेवर क्लॉट इनसाइड ब्लड वेसल। हम लोगों का ब्लड ब्लड वेसल के अंदर क्लॉट नहीं करता है। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंटी कोआगुलेंट। उसका नाम हिपैरिन है, ये याद रखिएगा। आवर ब्लड नेवर क्लॉट इन ब्लड बैंक। क्यों? एक एंटी कोआगुलेंट हमारे ब्लड में मिलाया जाता है। एंटी कोआगुलेंट सोडियम ऑक्जिलेट मिक्स्ड इन ब्लड। हमारे ब्लड में क्या मिला देते हैं? एंटी कोआगुलेंट सोडियम ऑक्जिलेट। अब ये क्या करता है? तो ये जो सोडियम ऑक्जिलेट है ना बेटा, ये कैल्शियम से रिएक्शन कर लेता है। और भी मैंने पीछे बताया कैल्शियम आयन नेसेसरी है ना ब्लड क्लॉटिंग के लिए, तो कैल्शियम ही नहीं बचेगा,
सारा कैल्शियम इससे बाइंड कर जाएगा, तो ये रिएक्ट कर जाएगा, रिएक्ट विद कैल्शियम। तो ब्लड में कैल्शियम फ्री बचेगा ही नहीं। अब जब फ्री कैल्शियम नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी, तो क्या क्लॉटिंग होगी? नहीं होगी। तो हम लोगों का ब्लड बैंक में क्लॉट नहीं करता है, क्योंकि क्या मिला देते हैं? सोडियम ऑक्जिलेट। और हमारे ब्लड वेसल के अंदर क्लॉट नहीं होता, क्यों? तो नेचुरली पहले से क्या मौजूद होता है? हेपेरिन। जरा एनसीईआरटी ओपन करो। तो 2-4 पॉइंट हमने एक्स्ट्रा पढ़ लिए हैं। कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। कह रहा है जब आप कट जाते हो, आपको चोट लग जाती है, तो आपका घाव हमेशा ब्लीड नहीं करता है, जल्दी ही क्या हो जाता है? ब्लड स्टॉप फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम। कह रहा है जानते हो क्यों? कह दो हाँ जानते हैं। तो जानते क्या हो वो यहां स्टिक करो। हमारा जो ब्लड है वो क्या करता है? कोआगुलेशन करता है, या क्या करता है? क्लॉटिंग करता है। किसके रेस्पॉन्स में? इंजरी या ट्रामा। और यही वो मैकेनिज्म है, क्योंकि इसको रोकना है। किसको? एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। कर आपने देखा होगा कि डार्क रेडिश ब्राउन स्कम, स्कम क्या होता है? लोथड़ा होता है। जिस जगह क्लॉट बनेगा वहां डार्क रेडिश ब्राउन स्कम आपको देखने को मिलेगा। कहाँ? एट द साइट ऑफ कट या इंजरी। इसी को ब्लड क्लॉट या इसी को क्या कहते हैं? कोआगुलम। किसका बना होता है? नेटवर्क ऑफ थ्रेड, जिसका नाम क्या है? फिब्रिन। और जिसमें क्या होते हैं? डेड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। फिब्रिन कहां से बनेगा? तो कह रहा कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजेन। और इसमें एंजाइम कौन सा लगेगा? थ्रोम्बिन। और थ्रोम्बिन कहां से बनेगा? तो थ्रोम्बिन बनेगा इनएक्टिव, जिसका नाम क्या है? प्रोथ्रोम्बिन। एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम थ्रोम्बोकाइनेज है। वो जरूरी है ऊपर की रिएक्शन। ऊपर की रिएक्शन यही है, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन। दिस कॉम्प्लेक्स इज फाउंड बाय सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइम रिएक्शन। ये देखो यहाँ क्या लिखा है? क्या लिखा है? कैस्केड प्रोसेस, जिसमें ढेर सारे फैक्टर इन्वॉल्व होंगे, मैंने आपको बताया। लेकिन वो फैक्टर किस फॉर्म में होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, बाद में एक्टिव हो जाते हैं। जैसे ही चोट लगेगी, ट्रामा होगा, स्टिमुलेट करेंगे प्लेटलेट को कि रिलीज करो क्या? फैक्टर। और जो एक्टिवेट करेगा किसको? मैकेनिज्म ऑफ कोआगुलेशन। फिर लिखा है कुछ फैक्टर रिलीज होते हैं कहां से? टिश्यू से। कहां? एट द साइट ऑफ इंजरी। ये भी क्या करते हैं? इनिशिएट। तो कोआगुलेशन शुरू कराने में 2 लोग इन्वॉल्व हैं। कौन कौन? कोआगुलेशन शुरू कराने में मेन रोल प्लेटलेट का है, लेकिन टिश्यू का भी है। आखिरी लाइन है कैल्शियम आयन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है किसमें? क्लॉटिंग। चलिए अगली हेडिंग डालिए, लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड। एक फ्लो चार्ट बना रहा हूं डायग्राम टाइप का, जरा बना लीजिए फिर बताता हूं। हेडिंग है लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड। हम लोगों को 2 फ्लूइड पढ़ने हैं, एक ब्लड पढ़ना था और दूसरा लिम्फ पढ़ना था। ब्लड पढ़ लिए, ब्लड का ग्रुप पढ़ लिए, ब्लड की क्लॉटिंग पढ़ लिए, ब्लड कंप्लीट। दूसरा फ्लूइड है लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड। कॉन्सेप्ट इसका देख लो कि आखिर क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे इसका नंबर आया। तो कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो क्या हुआ वो देखिए। इधर देखिए, मान लीजिए यहां हम लोगों के हार्ट रखा है, हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड पूरी बॉडी में चला गया। मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर कोई टिश्यू है जहां ब्लड आया है। तो मान लेते हैं इधर से ब्लड आया था, इधर को ब्लड जा रहा है। टिश्यू के अंदर ढेर सारी क्या पाई जाएंगे? ब्लड कैपिलरी पाई जाएंगे। तो ब्लड कैपिलरी के अंदर ब्लड है और ये मान लेते हैं कोई टिश्यू है। तो होता क्या है कि वास्तव में जैसे मान लेते हैं ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है, तो वो ऑक्सीजन टिश्यू के सेल को मिल जाए।
ब्लड के अंदर ग्लूकोज है तो वो टिश्यू की सेल को मिल जाए। अच्छा मान लेते टिश्यू सेल ने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया तो फिर वो कहाँ आ जाए, ब्लड में आ जाए। तो यहाँ ब्लड आया इस पर्पस से है कि कुछ चीजें टिश्यू को दे दी जाए और कुछ चीजें टिश्यू से ले ली जाए। जो ये लेना देना चल रहा था उस समय देखो क्या हुआ, उस समय ब्लड की कैपिलरी से वाटर लीक कर गया। अब जब वाटर निकल के जाएगा तो जो चीजें वाटर सॉल्युबल होंगी वो भी साथ में चली जाएंगी। तो जब टिश्यू पर ब्लड कैपिलरी से ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट का, ग्लूकोज का या वेस्ट का एक्सचेंज चल रहा था, उस दौरान ब्लड से वाटर और कुछ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस लीक करके कहाँ चले गए, टिश्यू में चले गए। अब जब टिश्यू में गए तो देखो क्या होगा, जैसे मान लेते हैं ये टिश्यू की एक सेल है, ये दूसरी टिश्यू की सेल है, ये तीसरी टिश्यू की सेल है, ये चौथी सेल है। तो जो वाटर और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस लीक हुआ था वो आकर के सेल के बीच बीच में भर जाएगा, वो आकर के सेल के बीच बीच में भर जाएगा। वो फ्लूइड जो सेल के बीच बीच में आके भर गया है उसी का नाम टिश्यू फ्लूइड है या उसी का नाम इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। अच्छा क्वेश्चन और है, यहां से वाटर और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस तो आए हैं लेकिन प्रोटीन नहीं आई है और ज्यादातर फॉर्म्ड एलिमेंट नहीं आए हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड में क्या नहीं होगा। तो कहोगे जो चीज नहीं आई होगी वो नहीं होगा, जैसे प्रोटीन नहीं आई है वो नहीं होगी और मोस्ट ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट या आरबीसी इसमें नहीं होंगे। अच्छा ये बताओ NaCl आया होगा कि नहीं आया होगा, ब्लड से NaCl बाहर आया होगा कि नहीं आया होगा। तो भाई नमक तो पानी में घुल जाता है, और भी मैंने बताया कि अगर पानी में घुली हुई चीज है, वाटर सॉल्युबल है तो वो आ जाएगी। तो अगर NaCl यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा। तो एक लाइन एनसीईआरटी में लिखी है, ये बताओ कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो मिनरल होंगे वो प्लाज्मा के जैसे होंगे कि नहीं होंगे, है? इसका मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन प्लाज्मा के जैसा ही होगा। क्यों? मिनरल तो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, पानी आया तो प्लाज्मा में उसमें मिनरल भी चले आएंगे, तो इसका मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन प्लाज्मा के सेम होगा। एक और बात, चलो अच्छा ठीक आ गया, सेल के बीच भर गया, अब इससे कुछ काम भी तो ले लिया जाए। तो काम देखो क्या लिया गया, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी मटेरियल यहां से यहां जाना है तो पहले कहां गिरेगा, पहले इसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में गिरेगा और फिर कहां जाएगा, सेल के अंदर। या मान लेते हैं कि सेल से कुछ ब्लड में आना है तो पहले कहां गिरेगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और फिर कहां आ जाएगा, ब्लड में। तो अगर ब्लड और टिश्यू की सेल के बीच कुछ एक्सचेंज हो रहा है तो वो एक्सचेंज किसके थ्रू हो रहा होगा, तो एक्सचेंज इसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू हो रहा है। तो ब्लड और टिश्यू सेल के बीच आदान प्रदान कौन कराएगा, तो आंसर क्या देंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अच्छा एक समस्या और खड़ी होने वाली, जरा देखो, अगर ऐसे ही ब्लड आता रहा, वाटर और वाटर सॉल्युबल चीजें लीक करती रहें और टिश्यू में भरती रहें तो होगा क्या, धीरे धीरे ब्लड का वॉल्यूम कम होगा और टिश्यू में टिश्यू फ्लूइड बढ़ता जाएगा, तब थोड़ी समस्या पैदा होने वाली। फिर इसका क्या हल है, तो इसका एक ही हल है कि जितना इधर से लीक होके आया है उसको वापस ब्लड में पहुंचा दिया जाए, बस एक ही हल है। तो क्या किया गया, इस टिश्यू फ्लूइड को यहां से उठा लिया गया, इस टिश्यू फ्लूइड को यहां से उठा लिया गया और किसके अंदर डाल दिया गया, लिम्फ वेसल के अंदर, जो ले जाकर के इसको कहां डाल देगी, ब्लड में, और ब्लड कहां, वेन में। तो भाई इधर से लीक हुआ और इधर ब्लड में मिल गया, तो यहां टिश्यू फ्लूइड का कंसंट्रेशन बराबर बना रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। ध्यान से सुनिएगा, लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, तो कहोगे ये लिम्फ वेसल का बना हुआ नेटवर्क है जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक जिम्मेदारी है, क्या,
टिश्यू फ्लूइड को यहां से कलेक्ट करो और कहां रिलीज कर दो, ब्लड में। कहां पर? वेन में। ध्यान सुनिएगा, जब तक यहां रहता है तब तक इसका नाम टिश्यू फ्लूइड होता है, लेकिन जैसे ही लिम्फ वेसल के अंदर जाता है इसका नाम बदल के क्या हो जाता है? लिम्फ। ये चीज एक ही है, लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड एक ही है, बस फर्क क्या है? जब तक यहां भरा हुआ है तब तक नाम क्या है? टिश्यू फ्लूइड, और जब इसके अंदर चला गया तो नाम क्या हो गया? लिम्फ। आराम से बताइएगा, लिम्फ का कलर कैसा होगा? कलरलेस होगा। क्यों? क्या आरबीसी यहां आई है तो इसमें आरबीसी होगी? नहीं, तो इसका कलर कैसा होगा? कलरलेस। लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड होता है, लेकिन इसमें लिम्फोसाइट पाई जाएंगे। क्या पाई जाएंगे? लिम्फोसाइट। क्योंकि लिम्फोसाइट बनती कहां है? ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम लिम्फ नोड है। तो लिम्फ नोड पर लिम्फोसाइट मिलेंगे, तो इसमें बताओ एक कलरलेस होगा लेकिन लिम्फोसाइट मिलेंगे। और लिम्फोसाइट के बारे में पढ़ चुके हो, बताओ किसमें इन्वॉल्व होती हैं? इम्यून रिस्पांस, याद है? तो लिम्फ कलरलेस होगा लेकिन उसमें लिम्फोसाइट पाई जाएंगी जो किसमें इन्वॉल्व होंगी? इम्यून रिस्पांस में। अच्छा ये बताओ, अगर न्यूट्रिएंट इसमें आ गए होंगे ब्लड से निकल के, तो बताओ लिम्फ में होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। इस नाते लिम्फ एक इंपॉर्टेंट कैरियर है न्यूट्रिएंट का और हार्मोन। मान लेते इस सेल से कोई हार्मोन निकल के यहां गिर गया तो क्या होगा? वो इस हार्मोन इसमें नहीं मिलेगा। तो लिम्फ इंपॉर्टेंट कैरियर है न्यूट्रिएंट और हार्मोन का। एक चैप्टर खत्म हो गया है, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम अगर पढ़ते तो हम फैट का एब्जॉर्प्शन पढ़ते। तो फैट का एब्जॉर्प्शन विलाई पर लैक्टियल में होता है, और लैक्टियल क्या है? लिम्फ वेसल ही होती है। तो वो पॉइंट अभी अलग से हम आपको बता देंगे। यहां तक बात क्लियर है? 7-8 पॉइंट है, फिर से सुनाई देते हैं, फिर हम लोग लिख लेंगे। टिश्यू पर ब्लड कैपिलरी से वाटर और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस लीक कर जाते हैं, और कहां भर जाते हैं? बिटवीन सेल्स। जो यहां भर जाता है उसका नाम टिश्यू फ्लूइड होता है। टिश्यू फ्लूइड में मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल प्लाज्मा के जैसे होता है। टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड का काम है एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू सेल, लेकिन समय के साथ टिश्यू फ्लूइड बढ़ेगा और ब्लड घटेगा। तो उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि टिश्यू फ्लूइड को यहाँ से कलेक्ट किया जाए और कहाँ छोड़ दिया जाए? ब्लड में छोड़ दिया जाए। ये काम कौन करेगा? लिम्फ वेसल करेंगे। लिम्फ वेसल का जो नेटवर्क उसका नाम लिम्फेटिक सिस्टम है, और उसके अंदर जो भरा उसका नाम लिम्फ। लिम्फ क्या है? कलरलेस फ्लूइड है, इसमें लिम्फोसाइट पाई जाएंगी। क्यों? इम्यून रिस्पांस के लिए। आरबीसी नहीं पाई जाएंगे। तो कुछ पॉइंट्स हम लिखते हैं, आप भी लिख लीजिए। ठीक, चलिए। एट टिश्यू, टिश्यू पर क्या होगा? वाटर एंड सम वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस leak out from capillary and क्या होगा? एंड फिल, भर जाएगा बिटवीन टिश्यू सेल। सही है, टिश्यू सेल के बीच भर जाएगा। फ्लूइड, हाँ, लेकिन याद रखना क्या लीक नहीं करेगा?
यहीं लिख लो, प्रोटीन एंड मोस्ट ऑफ formed element not लीक आउट। वहां से बाहर बताओ क्या क्या नहीं निकलेगा, तो ना प्रोटीन निकलेंगे ना फॉर्म्ड एलिमेंट। अच्छा, वो फ्लूइड दैट प्रेजेंट बिटवीन टिश्यू सेल, जो टिश्यू सेल के बीच बीच में पाया जाएगा, इसको कहोगे क्या? इसी को कहोगे टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और इसकी खास बात यह है, सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज प्लाज्मा। और ये काहे के लिए है? फॉर exchange of substance between blood and, इसमें क्या नहीं होगा? नो आरबीसी, नो प्रोटीन, दो चीजें यहां नहीं होंगी जो कि लीक करके आई ही नहीं। शुरू करें। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? तो कहोगे यह है नेटवर्क ऑफ लिम्फ वेसल। ये कौन सी चीज है? नेटवर्क ऑफ लिम्फ वेसल है। इसका काम क्या है? इसका काम है कलेक्ट करो, किसको कलेक्ट करो? टिश्यू फ्लूइड को, और वापस ड्रेन कर दो किसमें? एंड ड्रेन बैक इन ब्लड एट मेजर वेन। वेन में छोड़ दो, बात खत्म। फ्लूइड प्रेजेंट इन लिम्फ वेसल। लिम्फ वेसल में जो फ्लूइड है उसको क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं लिम्फ। अब लिम्फ के बारे में लिख लो अलग से। लिम्फ की अगर बात करें, एक कलरलेस फ्लूइड है। क्यों? तो उसके पीछे कारण है, नो आरबीसी। लेकिन बट क्या WBC तो है। अच्छा, इसमें स्पेशल लिम्फोसाइट मिलेंगी। और स्पेशल लिम्फोसाइट काहे के लिए?
इम्यून रिस्पांस के लिए। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट कैरियर है किसका? न्यूट्रिएंट का और हार्मोन का। जरा इधर देख लो, लिखो नहीं, इधर देखो बेटा जरा। हम लोगों की एलिमेंट्री कैनाल में एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम विलाई होता है, और यहां पाई जाती है लिम्फ वेसल। इसको कहते हैं लैक्टियल। तो ये है विलाई और ये है लैक्टियल। तो होता क्या है कि जो फैट है वो इसी लैक्टियल में एब्जॉर्ब होती है। तो फैट का एब्जॉर्प्शन किसमें होता है? लैक्टियल। और लैक्टियल कुछ है नहीं, लैक्टियल वास्तव में क्या है? लिम्फ वेसल ही है। तो यहां भरा बेटा क्या होगा? यहां इस जगह भरा क्या होगा? इस जगह तो लिम्फ ही भरा होगा, और क्या भरा होगा? अगर ये लिम्फ वेसल है तो लिम्फ नहीं भरा होगा। तो फैट कहां एब्जॉर्ब होती है? तो कहोगे फैट एब्जॉर्ब इन लिम्फ प्रेजेंट इन लैक्टियल एट कहां? विलाई ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। लिख लो, फैट एब्जॉर्ब इन लिम्फ प्रेजेंट इन लैक्टियल एट कहां? विलाई। फैट कहां एब्जॉर्ब होगी? तो कहोगे लिम्फ में एब्जॉर्ब होगी। वो लिम्फ कहां प्रेजेंट होगा? लैक्टियल में। और लैक्टियल क्या है? लिम्फ वेसल का ही नाम है। तो जरा एनसीईआरटी ओपन कर लो। देखो कैसे लिखा है कि जब ब्लड पास करता है कैपिलरी के थ्रू, कहां पर? टिश्यू, तो कुछ वाटर और साथ में कुछ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस मूव आउट, और कहां चले जाते हैं? स्पेस बिटवीन सेल ऑफ टिश्यू। लेकिन क्या रह जाता है? बड़ी बड़ी प्रोटीन, और क्या रह जाते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट। वो फ्लूइड जो निकला है आके भर गया है उसका नाम इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या उसी का नाम। और इस हैज सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा। ये टिक कर लो। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट या गैसेज किसके बीच? ब्लड एंड सेल ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड। और ये दिस फ्लूइड कौन है? ये दिस फ्लूइड यही है। कौन? इंटरस्टिशियल, या कौन सा? एक नेटवर्क ऑफ वेसल पाया जाता है। इसको कहते क्या हो? लिम्फेटिक सिस्टम। वो कलेक्ट करेगा दिस फ्लूइड। फिर ये दिस फ्लूइड क्या है? टिश्यू फ्लूइड है। और वो वापस इसको छोड़ेगा किसमें? मेजर वेन। वो फ्लूइड जो प्रेजेंट है लिम्फेटिक सिस्टम में उसका नाम लिम्फ क्या है? कलरलेस फ्लूइड, स्पेशल लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर लिम्फ। इंपॉर्टेंट कैरियर है न्यूट्रिएंट और फैट। कहां एब्जॉर्ब होगी?
थ्रो द लिम्फ प्रेजेंट इन लैक्टियल कहाँ, विलाई पर। ठीक है, तो बस आज इतना ही पढ़ते हैं। अगले लेक्चर पर हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी पाथवे और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, बस।